आइला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आप लोग यहाँ पर बार बार बुलाएंगे तो मैं आप सब लोगों के लिए बॉर्नविटा लेके आऊंगा। मैं आपको जादू भी दिखाऊंगा। वाह, क्या बात है यार। अगर मुझे पता होता तो मैं तैमूर को लाता, करीना को लाता और साथ ही पता नहीं किस किस को ले आता। वाह, अच्छा। नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। चाहे होस्ट हो, चाहे एंटरटेनर हो, चाहे पपेट शो हो, चाहे अलग अलग लोगों की मिमिक्री हो, या उनके गेटअप में जब वो अपने अंदाज में कॉमेडी करते हैं तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंकित सिसोदिया जी की, जो एक होस्ट भी है, परफॉर्मर है और पता नहीं क्या क्या है। उन्हीं से जानेंगे कि वे किन किन प्रतिभाओं के धनी हैं। अंकित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस खास। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो अलग अलग प्रतिभाएं हैं आपकी, तो शुरुआत हम किसी प्रतिभा के साथ ही करते हैं, तो हो जाए कुछ हमारे दर्शकों के लिए, जो आप लगातार किसी न किसी स्टेज पर किसी अलग नए रूप में नजर आते हैं। जी बिल्कुल। अंदर बहुत सारे कलाकार बसते हैं तो कुछ कलाकार बाहर आने के लिए हमेशा मचलते रहते हैं, तैयार हैं। क्या बात है। तो सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत करते हैं मृदुभाषी के इस प्रोग्राम में, जो मुझे आपने आने का मौका दिया, और उन कलाकारों को भी। तो आइला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आप लोग यहाँ पर बार बार बुलाएंगे तो मैं आप सब लोगों के लिए बॉर्नविटा लेके आऊंगा। मैं आपको जादू भी दिखाऊंगा। वाह, क्या बात है यार। अगर मुझे पता होता तो मैं तैमूर को लाता, करीना को लाता और साथ ही पता नहीं किस किस को ले आता। वाह, अच्छा है, अच्छा है। मन को अच्छा लगा। बार बार आऊंगा, कितनी बार आऊंगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब भी आऊंगा कंट्रोल उदय कंट्रोल। आने दो, सबको आने दूंगा। पापा, अब ये थोड़ी आवाज बैठी हुई इसलिए सनी देओल आ नहीं रहा है। बिल्कुल, सर्दी जुकाम के हालात में अभी हम दोनों ही जकड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि जो आवाज़ बैठी हुई है, हम लगातार 15-20 मिनट तक चर्चा करेंगे तो उसमें ये आवाज़ को उठाने का प्रयास भी करेंगे और कई बातें करेंगे। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक टीचर के रूप में अंकित भाई बच्चों को पढ़ाते हैं और एक स्कूल में अभी एक ड्रामा जो लोगों को सिखाया जाता है उसमें भी बच्चों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार अपने प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एक नए अंदाज में आप लोगों के सामने लाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एनिमेशन भी आप पढ़ाते थे अंकित भाई, कहाँ, मतलब एक टीचर, एक एनिमेशन के टीचर और फिर एक कॉमेडियन, ये सफ़र कैसा रहा है? दादा, इस सफ़र की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। बचपन में शौक़ था मिकी माउस, डोनाल्ड डक की आवाज़ निकालने का, जिसके लिए मम्मी से कई बार बहुत मार भी खाई है कि क्या करेगा, ये क्या चीज़ है जो ये कुछ खाने को देगी कभी। तो आज मम्मी को मैं बोलता हूँ कि मम्मी, आज बाहर चल रहे हैं तो ये शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से है, आज नाना पाटेकर की वजह से है, आज पपेट की वजह से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दादा 12th किया, 12th के बाद BBA किया। BBA करते करते मैंने एनिमेशन का कोर्स किया, जिसमें मुंबई जाके जब इंटरव्यू दिया तो जॉब लगी नासिक में। तो नासिक में ये था कि एनिमेशन पढ़ाता था और कई बार कुछ बच्चे जो मेरी उम्र से बड़े थे उन्हें भी पढ़ाता था। तो और असाइनमेंट करते करते कभी गब्बर की आवाज़ में कि अरे ओ सांबा, हाँ असाइनमेंट किए हो? नहीं, हाँ सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और कोई बच्चा अगर असाइनमेंट कर देता तो बड़े खुश होकर गुलशन अमरीशपुरी की आवाज़ में कि अरे भाई ओए मुगेम्बू। तो बच्चों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला कि सर आप अच्छा करते हैं, कोशिश करें। और फिर कुछ समय बाद जब इंदौर आना हुआ तो एक अनायास किस्मत कहते हैं कि वो गांधी हॉल के यहाँ से गुजरना हो रहा था और वहाँ पर एक कंपटीशन हो रही थी जो कि 11 दिनों की थी, 1-11-11 से 11-11-11 तक, जिसमें 11 अलग अलग दिनों में 11 अलग अलग विधाओं में परफॉर्मेंस थी। तो जब मैं निकला उसके 1-2 दिन बाद मिमिक्री का एक कंपटीशन होने वाला था, तो मैंने अपना नाम वहाँ लिखाया और किस्मत से बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला। तो फिर धीरे धीरे शोज़ करना शुरू किए दादा, और बस
तब से सफर मतलब जारी है। बचपन का जो शौक था पढ़ाने के साथ साथ मिमिक्री का, उसको जोड़ दिया बच्चों ने प्रमोट किया और स्टेज तक पहुंच गए। बिल्कुल दादा। किस तरह का अब प्रतिसाद मिल रहा है, जैसे इसको कैरियर बनाया है कॉमेडी को, और अब क्या स्थितियां हैं? जब शुरुआत की थी तब क्या डर था मन में कि क्या इसे अपने कैरियर के रूप में अपन चुन सकते हैं, और आज की स्थिति में क्या लगता है कितने प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं? दादा सफ़र की बात करें तो लगातार सीखना रहा है इसमें, हर दिन कुछ ना कुछ। शुरुआती दौर में जो था डर वो आज भी है कि आज भी मुझे स्टेज पे चढ़ने से पहले, पहली सीढ़ी पर पैर रखने से पहले हमेशा डर लगता है कि क्या होगा। लेकिन स्टेज पे जाने के बाद जो प्यार मिलता है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो सब अपने आप हो जाता है। लेकिन बस एक कोशिश ये रहती है कि स्टेज पे जो परफॉर्मेंस हो उसमें कोई भी शब्द ऐसा ना बोला जाए जो पारिवारिक दृष्टि से सही ना हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्वस्थ हास्य में यकीन रखता हूँ दादा, कि कोशिश करें कि बेहतर रहे। बाकी तो अगर आप YouTube है आपके पास, आपके हाथों में आज पूरी दुनिया है, तो जो कंटेंट आप चाहे वो देख सकते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर आप क्या देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात भी कही कि अपने शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे, ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा भी जाना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में यदि स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते हैं हम लोग, तो कई परफॉर्मेंस इससे वल्गर भी नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते नज़र आते हैं, या फिर उनके शब्दों का जो चयन होता है वो थोड़ा घातक भी हो सकता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीच में कई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर विवाद भी बने हैं, पुलिस तक मामला गया और गिरफ्तारियां भी हुई, तो ऐसे चीज़ों को कैसे ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम एंकर के तौर पे या कॉमेडियन के तौर पे आपका शब्दकोश समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हंसी मजाक से लेके शिष्टता और किसी का मजाक उड़ाने में बहुत महीन सी रेखा का फ़र्क होता है दादा। मतलब कॉमेडी एक अलग चीज़ होती है, फार्स एक अलग चीज़ होती है। ऐसी कुछ चीज़ जिससे किसी को बुरा न लगे और स्वस्थ हास्य हो तो वो हास्य कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें हम किसी की शारीरिक भाव भंगिमाओं पर या उसके शरीर का या उसकी स्थिति का अगर मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होता है दादा। बिल्कुल, ये जो महीन सी रेखा है उसे पार करने के पहले महीन सोच की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं यदि एक बार आपने सोच लिया तो किसी को ठेस भी नहीं पहुंचेगी, और एक स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है, जो स्वस्थ कंपटीशन है, एक स्वस्थ कॉमेडी है, वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग उसे एंजॉय भी करेंगे। स्वस्थ हास्य दादा रोज़ निकलता है। आप कहीं देखें ट्रैफिक में, अगर आप किसी व्यक्ति को रोड क्रॉस करते हुए देखेंगे, वो भी हास्य पैदा करता है। कई बार उसका जो बॉडी जेस्चर होता है, आपका बस ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में से हास्य निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है अंकित भाई, आप कॉमेडियन हैं तो आप उसमें हास्य खोज लेते हैं, हम पत्रकार हैं तो हम उसमें खबर खोज लेते हैं। तो हर व्यक्ति जो जिस विधा में माहिर है वो कहीं ना कहीं अपने एंगल की चीज़ देख ही लेता है और निकाल लेता है, उसी से कहीं हास्य पैदा होता है तो कहीं खबर निकलती है। अब तक अंकित सिसोदिया इस शहर में, देश में और विदेशों में कितने परफॉर्मेंस दे चुके हैं, कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, और किस तरह से ये सिलसिला आगे जारी रहेगा? अभी तक देखा जाए तो शुरुआत बहुत छोटे लेवल से की थी। गांधी हॉल तो बहुत बड़ा था दादा। उस समय मतलब जब स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक कलाकार के रूप में नहीं जाना जाता था, उससे बस ये कहा था कि अच्छा ये आएगा और कुछ आवाज़ें निकालेगा 2-5 मिनट, ठीक है। तो एक जो शब्द था स्टैंड अप कॉमेडियन से पहले, उसको इतना एक अच्छे मापदंड के तौर पे नहीं देखा जाता था। बिल्कुल, अब लेकिन तो एक नई विधा कायम हो गई है। और जब से ये शुरू हुआ था तो देखे कि अभी तक ऑल ओवर इंडिया में और कुल मिला के 2000 प्लस शोज़ हुए हैं, जिसमें से विदेशों में भी कुछ शोज़ हुए हैं, दुबई में हुए हैं, और ऑनलाइन अमेरिका का भी एक प्रोग्राम आप ऑनलाइन में भी एक हम लोगों ने फंड रेजर किया था। एजुकेयर एक संस्था है जिसके जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है, उसके लिए भी मैंने इवेंट किया। और ऐसे हाँ, हालांकि टाइमिंग का ज़रूर होता है कि उनके यहाँ जब शाम होती है, हमारा सुबह तड़के 4-5 बजे उठ के शो करना पड़ता है, लेकिन उसका एक अलग अनुभव होता है। तो वैसे कोरोना के बाद ऑनलाइन के जो शोज़ हैं, ये कलाकारों के लिए वरदान स्वरूप है दादा, कि घर पे बैठे बैठे आप अपनी विधा को देश विदेश में पहुंचा रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, तो शोज़ तो जारी हैं। फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन आपका कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऑनलाइन शोज़ में बढ़ोतरी हुई है। क्या बात, एक पपेट शो आप करते हैं,
मैंने देखा था कि हम लोग जब छोटे थे तब पपेट शो की भरमार हुआ करती थी काफ़ी, चाहे दूरदर्शन हो चाहे अलग अलग चैनल हो, वहाँ पपेट शो नज़र आते थे और पपेट के साथ लोग परफॉर्म करते हुए नज़र आते थे। जी। लेकिन उस जो कला जो एक तरह से ख़त्म होती जा रही है, उस कला को आप अभी भी जीवित रखे हुए हैं। कितना प्रतिशत पपेट शो का मिलता है और एट रैंडम एक पपेट के साथ परफॉर्म करना कितना कठिन है? वैसे जो कला की बात करें दादा कि पपेट शो मतलब सामान्यतः जो लोग होते हैं, पपेट शो होता है जो हम लोग थ्रेडिंग के थ्रू, उंगलियों के थ्रू उन्हें मूव करते हैं, वो होता है पपेट शो। और जिस विधा की आप बात करें उससे कहा जाता है वेंट्रिलोक्विज्म, और जो आर्टिस्ट परफॉर्म करता है उसे कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। तो जैसे छोटा था तो लिज्जत पापड़ का ऐड बड़ा देखता था जिसमें वो छोटा सा खरगोश आता था। तो बाद में पता चला कि श्री रामदास जी पाद्य साहब इंडिया के वेंट्रिलोक्विस्ट हैं और उनके फादर जिन्हें जनक कहा जाता है, तो उनकी तीसरी पीढ़ी सत्यजीत पाद्य जी, वो भी अभी वेंट्रिलोक्विज्म कर रहे हैं। परंतु वेंट्रिलोक्विज्म आज की तारीख में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं पूरे भारतवर्ष में, बहुत कम। यानी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इकलौता शायद वेंट्रिलोक्विस्ट में हूँ, और बेंगलोर में एक लड़की हैं इंदुश्री दीदी, वो करती हैं। मुंबई में एक दो लोग हैं, तो वो ऐसे ज़्यादा लोग नहीं हैं जो परफॉर्म करते हैं। उसका कारण ये है कि वेंट्रिलोक्विज्म करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि जब आप वेंट्रिलोक्विज्म परफॉर्म करते हैं तो आपका पपेट जो होता है वो आपके साथ एक लाइव ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है। तो उसके डायलॉग्स आपको बोलना पड़ता है, अपने डायलॉग्स, आपके एक्सप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, प्लस आपका कोऑर्डिनेशन। तो आपका बहुत तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों उस समय जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर। आज हम अंकित भाई के पपेट के साथ भी नज़र आने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य को गड़बड़ होने के साथ साथ वो पपेट भी, उसने कहा कि आज सर्दी है इसलिए आज नहीं आ पाऊंगा। तो अगले कार्यक्रम में हम ज़रूर पपेट के साथ अंकित भाई को देखने में एक रुचि रखेंगे। लोगों के सामने पपेट के साथ अंकित भाई कुछ मनोरंजन करते हुए नज़र आएंगे। अंकित भाई, ऑनलाइन जैसे आपने कहा अभी की परफॉर्मेंस अब मिलने लगे हैं। एक कोविड का काल था जिसमें चाहे हर कलाकार हो चाहे हर व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं एक अलग ही मानसिकता से इस दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थितियों में जो एक कलाकार है वो किन परिस्थितियों में था? क्योंकि लंबे समय तक कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, और उसके बाद में जब प्रोग्राम्स खुले नहीं थे, जब इवेंट नहीं हो रहे थे, ऐसी स्थितियों में एक कलाकार कहाँ छटपटा रहा था, कैसी परिस्थितियों में था? छटपटाहट तो थी दादा, क्योंकि कलाकार के लिए भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तालियां। और जब सामने आपको आदत हो 1000, 2000, 5000 लोग देखने की सामान्यतः, लेकिन जब वो लोग काफ़ी समय तक आपको नहीं दिखते तो एक स्टेज होता है वो कहीं ना कहीं आपको खींचता है। और मैं आपको सच में कहूँ, जब लॉकडाउन खुला या जब उसके बाद कोविड के बाद जब सारी गाइडलाइंस ओपन हुई, प्रतिबंध समाप्त हुए और पहला जब कार्यक्रम आया, तो जब स्टेज पे जाके माइक थामा तो ऐसा लगा कि बहुत समय से जो भूख थी वो अब शांत हो गई है। एक आस थी कि कब ये सब चीज़ें ओपन होगी, कब लोग स्वस्थ होकर ऐसे माहौल में नज़र आएंगे, कहाँ मनोरंजन होगा। ऐसी स्थितियों में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक कुंठित अवस्था में था कि बाहर निकला जाए, मनोरंजन किया जाए, लोगों के बीच में जाया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हम लोगों ने गुजारा है। लेकिन एक फ़ायदा उस दौर का ये भी देखा जा सकता है जिसे कहते हैं कि आपदा में अवसर, कि पहले परफॉर्मेंस लाइव हुआ करते थे, लेकिन जब से कोविड आया एक ऑनलाइन सिस्टम जो दौर है वो चला है। अब ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, चाहे परफॉर्मेंस या इस तरह के कितने इवेंट अब मिलने लगे जो पहले नहीं मिलते थे। क्या लगता है एक नया सर्कल खुला है हमारे लिए? बिल्कुल। मतलब पहले जो ऑनलाइन शोज़ होते थे वो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, कि जिसमें पहले शायद ऑनलाइन शोज़ की कल्पना भी बड़ी मुश्किल होती थी करना। कि अभी तो बड़े बड़े शोज़ जहां मतलब अभी हम लोगों ने 31 तारीख को वर्ल्ड इवेंट मैनेजर्स डे होता है, जिसमें हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से कुछ 50 आर्टिस्ट चुने थे, और उन 50 आर्टिस्ट लोगों ने 3 घंटे अपना अपना इवेंट अपने घर पर ही बैठ कर किया था। तो मतलब कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, जॉली मुखर्जी साहब थे, और भी कई मतलब गीतकार, संगीतकार, गायक और स्टैंड अप कॉमेडियंस। तो 3 घंटे का वो जो शो था बिना किसी बाधा के 3 घंटे लाइव चला अपने अपने घर से बैठकर। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि कोई कोलकाता बैठा हुआ है, कोई दिल्ली बैठा हुआ है, कोई इंदौर बैठा हुआ है, लेकिन लगातार
आपकी स्ट्रीमिंग चल रही है लाइव, तो एक अच्छा है, अच्छे अवसर भी हैं। और फिर आपको समझ में आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो अंतर होता है वो केवल जगह का होता है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने वाली ऑडियंस होती है वो हमेशा आपके और सामने एक होती तरह है। से लाइव होता है वो भी अपने लाइव आप में, कि आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। बस ये है कि लाइव का जो एक माहौल है, जो सामने दर्शक होता है, उसमें ज़रूर कमी होती है। किन किन लोगों की मिमिक्री आप कर सकते हैं, कितने लोगों की आप मिमिक्री कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा किसे पसंद किया जाता है? वैसे दादा मतलब मोर देन 80 आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के जिनको मैं मिमिक करता हूँ, और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस वॉइसेस को मिला लिया जाए तो करीबन आंकड़ा 125 तक पहुँच जाता है, जिसमें बाइक, ट्रेन, प्लेन, इंडिकेटर मुझे बड़ा पसंद है। और शायद ये इंडिकेटर की वॉइस ऐसी है जिसको मैंने अभी तक पूरे भारतवर्ष में मेरे अलावा कहीं नहीं देखा, और वो बड़ी पसंद की जाती है। तो ज़रा हमारे दर्शकों के लिए भी वैसे हमारे इंदौर सफाई में नंबर 1 है, हाँ। तो ट्रैफिक में भी नंबर 1 आए, लेकिन हमारे यहाँ पे दादा मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमें अगर मुड़ना होता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी यूज़ करते हैं हमारा हाथ, जबकि गाड़ी में हमारे इंडिकेटर होता है, हम लोग यूज़ नहीं करते। और ऑटो वाले भैया को मैंने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि उनके दोनों हाथ बिजी होते हैं, चलाते चलाते उनको मुड़ना होता है वो सीधे पैर बाहर निकाल देते हैं, मैंने देखा है ऐसा होता है। ज़रूर। और अभी परसों की बात है, पाटनीपुरा पे मैं जा रहा था तो आगे का ऑटो वाले भैया चल रहे थे, उन्होंने हाथ दिया कि इधर मुड़ना है, मैंने गाड़ी धीमे कर दी, मैं समझ गया, बट पता नहीं अगले ही सेकंड उनका हाथ वापस आया बाहर, ऐसा हवा में किया और नहीं जाना है तो वो इशारे भी बड़े अच्छे होते हैं। हास्य है कहीं ना कहीं जो आपको चलते फिरते रोड पर भी नजर आते हैं। और जिस तरह से इंडिकेटर की बात की है, जी। तो इंडिकेटर तो स्कूल जाते हुए बाइक्स पास में से निकलती थी, ऑब्जर्व करता था, तो कोशिश करता था कि इंडिकेटर की आवाज़ कॉपी कर सकूं। तो इंडिकेटर जब हम लोग जलाते हैं तो आवाज़ आती है, तो ये इंडिकेटर चलते हैं। और इसी तरह को इंडिकेटर को मैंने थोड़ा सा और ऑब्जर्व किया कि जब दीपावली पे हम लोग रॉकेट जलाते हैं तो रॉकेट बेचारा जलता है, आवाज़ करते हुए ऊपर जाता है और जाके ब्लास्ट होता है, तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। आप जैसे ही रॉकेट में आग लगाते हैं तो रॉकेट बहुत खूबसूरत, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे एक कॉमेडियन अपने अंदाज में जब बयां करता है तो आपको बहुत आनंद आता है। और ये जो इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं आने वाले खतरे को लेकर आगाह करने वाला भी है। बिल्कुल। जो ओमिक्रॉन जिस तरह से एक देश पर, अलग अलग देशों में फैलता जा रहा है, तो एक इंडिकेशन है ये कि कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतना चाहिए। और हमें यदि लाइव रहना है, लोगों के बीच में रहना है और परफॉर्मेंस करना है, तो सावधानी की बहुत बहुत आवश्यकता है। अंकित भाई, लगातार मतलब आप चाहे देश में हो चाहे विदेशों में कई परफॉर्मेंस किए, सबसे लोकप्रिय परफॉर्मेंस आप मतलब जो आपके जहन में है, जो आपको सबसे बेटर लगा हो, वो कहाँ का रहा और किस तरह का परफॉर्म था वो? आपने जो पूछा दादा, इसके लिए तो बस एक ही परफॉर्मेंस आता है दिमाग में। जयपुर में विद्याधर नगर में हम लोगों ने रावण दहन दशहरा पे कार्यक्रम किया था, और मैं आपको सच बताऊं उतनी भीड़ मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। कम से कम 3 से 4 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर मैंने कैरेक्टर किया था कपिल शो में। तब कीकू शारदा जी पलक का रोल प्ले करते थे और मैं काफ़ी रिजेंबल भी करता हूँ उनसे, तो उनके कैरेक्टर्स करने में मैंने पलक का जब रोल किया था तो स्टेज के पीछे मेरा जो ग्रीन रूम था मात्र 100 मीटर की दूरी पे था, लेकिन स्टेज से उस ग्रीन रूम तक आने में मुझे 1.25 घंटा लग गया था। बहुत बहुत प्यार मिला था, लोगों को लगा कि मैं शायद वही हूँ, लेकिन उन्हें जब बताया तब भी किसी ने यकीन नहीं किया। अरे अंकित भाई के कई अचीवमेंट है, कई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हैं और कई बहुत ऐसे अचीवमेंट है जो आपको बताने की आवश्यकता ज़रूर है। किस किस तरह के अचीवमेंट हम लोग कर चुके हैं, चाहे वो सबसे बड़ा प्ले है, रिकॉर्ड है वो, और उसके अलावा पेटीएम का जो एक परफॉर्मेंस था उसमें कई चीज़ें जो है वो आपने अचीव की है। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या हम लोग अब तक अचीव कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 12 दिनांक 12 दिसंबर 2012 को हम 12 आर्टिस्ट लोगों ने भारत का सबसे लंबा लाफ्टर शो किया था इंदौर प्रेस क्लब में ही, जो शुरुआत हुआ था 12:12 से
रात को 12:12 तो उसमें सब कुछ 12 था, आर्टिस्ट 12, समय 12 घंटे 12 मिनट 12 सेकंड। इवन आखिरी में जब केक काटे थे तब भी 12 केक हम लोगों ने काटे थे। तो कुल मिला के इंदौरी में कहे तो हम लोगों ने 12 बजा दी थी। तो एक वो अचीवमेंट था जिसके कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने का मौका मिला। और जहां आपने जैसे कहा कि ऑनलाइन शोज़, तो पेटीएम इनसाइडर ने अभी लॉकडाउन में एक शो ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका नाम था मिमिक्री के सुपरस्टार्स। तो उन्होंने ऑडिशन भी लिए थे और पूरे भारतवर्ष से कई हज़ार लोगों ने ऑडिशन दिए थे, जिसमें से 7 लोग पूरे भारत भर से सिलेक्ट हुए थे। और जब उनका कंपटीशन हुआ तो पूरे भारत में मैं फर्स्ट रनर अप रहा मिमिक्री के सुपरस्टार्स में, आप सभी के आशीर्वाद से। और माय फेम द्वारा आयोजित माइक टेस्टिंग 1 2 3 कंपटीशन में पहले नंबर पर आया मिमिक्री कंपटीशन में। और साथ ही मध्य प्रदेश का इकलौता वेंट्रिलोक्विस्ट जो पपेट के साथ शो करते हैं। और अभी पिछले वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन होता है उज्जैन में, तो बाबा महाकाल की नगरी में उनका आशीर्वाद रहा, तो पूरे भारत के बेस्ट डेब्यू कॉमेडियन से श्री असरानी जी के हाथों सम्मानित हुआ। क्या बात है। और कई ऐसे दिग्गज कलाकार जो स्टेज पर अपनी महारत हासिल रखते हैं, उनके साथ परफॉर्म किया। अब तक कितने कलाकारों के साथ आप मंच साझा कर चुके हैं? करीबन काफ़ी कलाकार हैं, जिसमें से कुछ कलाकार तो ऐसे हैं जो बहुत दिल के करीब हैं। ये विधा ऐसी है कि उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मौका मिला, जिसमें श्री आशुतोष जी राणा साहब, उनके हाथों सम्मान पाने का मौका मिला, उनके सामने बात करने का मौका मिला। अखिलेंद्र मिश्र जी जो हमारे क्रूर सिंह और सबसे यादगार पल वो है जब मिल्खा सिंह साहब के साथ में उनके रूम में था और मिल्खा जी ने मुझे अपने हाथों से चाय पिलाई थी। वो 1 घंटा मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, क्योंकि उन्होंने मुझे बस ये कहा था देख के कि ओए पुत्र दौड़ लगाया कर, तो मैं थोड़ा सा और फिर मिका सिंह जी के साथ एक शो करने का मौका मिला, जिनमें उनके शो को मैंने ओपन किया था। उसके अलावा गोविंदा जी के साथ 2 बार शो किया। और पहली बार में ऐसा जब मैंने बच्चा यादव का रोल प्ले किया था, तो गोविंदा जी जब ग्रीन रूम में आया तो उन्होंने मुझे बैठे हुए देखा और बोला कि भाई यार तेरी शूटिंग नहीं आज? तो मैंने कहा कि सर मैं वो नहीं हूँ, लग तो वैसा ही रहा है। और मैंने जब चश्मा उतरा बोले यार क्या बात है यार, बिल्कुल बढ़िया, तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। और फिर मैंने जब उनसे उस अंदाज में बात की तो बोले आवाज़ भी वैसी निकल रहा है। तो जैसे वो स्टेज पे नज़र आते हैं, स्क्रीन पे नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। काफ़ी मस्ती। और गोविंदा जी के साथ 2 शोज़ किए और कई टीवी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ शो करने का मौका मिला। सभी का बड़ा प्यार मिला और सीखना और आगे बढ़ना दादा लगातार जारी है। सीखना तो जीवन भर जारी रहेगा। और जब अंकित भाई बच्चा यादव के स्टाइल में निकलते हैं तो शायद कोई दूसरा पहचान भी नहीं पाएगा कि ये असली बच्चा यादव है या फिर एक आर्टिस्ट है जो बच्चा यादव को कॉपी कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। हमने यहाँ मैं थोड़ा सा टोकना चाहूँगा दादा आपको। हम लोगों ने एक प्रैंक किया था इंदौर 56 दुकान पे, जिसमें मैं बच्चा यादव बन के अचानक 56 दुकान पहुंच गया था। और मैं अभी मतलब शो में बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने कभी नहीं बताया कि वो मैं ही था। लोगों को लगता है कि ओरिजिनल बच्चा यादव ही आए थे। मैंने तो कहा कि बिल्कुल आप जब ये बच्चा यादव के रूप में बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं पहचान पाता। शायद मुझे लगता है कि बच्चा यादव खुद स्वयं सामने हो तो वे भी आश्चर्य करेंगे कि ये बच्चा यादव कॉपी है या मैं खुद कहीं किसी आईने के सामने खड़ा हूँ। तो ये थे अंकित भाई। उन्होंने अपने जो कॉमेडी का जो सिलसिला है कैसे शुरू हुआ, किस तरह से वे अपने मुकाम को लगातार आगे हासिल कर रहे हैं, कैसे एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को एक होस्ट के रूप में, एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में, और अलग अलग विधाओं से जिस तरह से वे परफॉर्म कर रहे हैं लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अंकित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।